नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र कुमार शर्मा है और मैं आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 4 का लास्ट पार्ट आज पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं ये पार्ट स्टार्ट करूं, आप पार्ट 1 और 2 जरूर देख लीजिए। वो मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है और मैंने कोशिश ये की है कि वो पार्ट देखते ही आपको सब कुछ याद हो जाए। अब ये जो पार्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें सिर्फ 2 टॉपिक हैं। इन 2 टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। ट्राई करूंगा कि पूरे चीजें कवर हो जाएं और उसके अलावा आपके क्वेश्चन आंसर्स को भी मैं आज कवर कर लूंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है अ क्लोजर लुक। जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं अ क्लोजर लुक, तो हमें इसमें 4 बातें याद रखनी है। इन चारों रिवोल्ट्स के बारे में याद रखना है। सबसे पहले तो इसको कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये सब चीजें जो है वो आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको याद कर लीजिए। कोल रिवोल्ट कब हुआ था? 1831 से 32 में। कब हुआ था कोल रिवोल्ट? 1831 से 32 में। उसके बाद संथाल जो कि मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था और याद भी करवाया था कि ये वर्ड कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड है जो बाद में आएंगे और हमें याद होना चाहिए। तो संथाल रिवोल्ट आपका कब हुआ? 1855 में। संथाल रिवोल्ट कब हुआ आपका? 1855 में। तीसरा रिवोल्ट क्या है? बस्तर रिवोल्ट, जो कि सेंट्रल इंडिया 1910 में हुआ। कहां हुआ था? सेंट्रल इंडिया में हुआ था, 1910 में हुआ था। और लास्ट वर्ली रिवोल्ट जो कि महाराष्ट्र का था, 1940 में हुआ था। अब ये था क्या? अब हम इस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि जब ब्रिटिशर्स उन दुर्गम क्षेत्रों में भी पहुंच गए जहां पे आदिवासी लोग रहते थे, जैसे पहाड़ी एरिया, जंगल एरिया, उन जगहों पे भी पहुंच गए, तो वो अपनी कुनीतियां इन पे भी लागू करने लगे, जैसा कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियोस में देखा था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? झूम खेती वालों के ऊपर क्या अत्याचार किए, और जो अपनी जगह पे रह के खेती करते थे, जैसे मुंडा हो गए, संथाल हो गए, जो अपनी जगह पे रह के खेती करते थे, उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार किए वो मैंने बताया। फिर ट्राइबल चीफ्स का क्या हुआ? जो गांव के मुखिया थे, उनके ऊपर कैसे इन लोगों ने अपनी प्रशासनिक पावर डाल के और अपनी ही मनमानी कराना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी बातें होने लगी थी। अब जब हम लोग बात करते हैं कि 1757 से और 1857 तक ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? अपनी पावर को और बढ़ाने लगते हैं धीरे धीरे, और बढ़ाते समय ऐसा आता है कि लोग रिवोल्ट करने लगते हैं। आप सोचिए, अगर किसी सीधे साधे व्यक्ति के ऊपर अत्याचार किया जाए तो एक समय तो आएगा जब वो भी फट पड़ेगा। कुछ ऐसा ही हमारे आदिवासी भाइयों के साथ भी हुआ था। और जब ब्रिटिशर्स आके अपनी कुनीतियां इनके ऊपर लगाने लगते हैं, तो इसी संदर्भ में एक ट्राइबल ग्रुप था कोल का, जो कि छोटा नागपुर का है। आपकी बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन आप इसको जान लीजिए अपनी नॉलेज के लिए कि कोल छोटा नागपुर, जो कि झारखंड में है, विद्रोह यहां से हुआ 1831 और 1832 में। फिर एक विद्रोह और हुआ जिसे संथाल विद्रोह भी कहते हैं, वो 1855 में हुआ। फिर बस्तर का विद्रोह वो मध्य भारत में हुआ, वो 1910 में हुआ। और फाइनली जो वर्ली, जो आप तो जानते ही हैं महाराष्ट्र में है, वहां का जो रिवोल्ट हुआ वो 1940 का लेटेस्ट विद्रोह था। ये विद्रोह हुए क्यों थे? ये जो भी आदिवासी ग्रुप थे वो बाहरी लोगों को, यानी दीकुओं को ये समझते थे कि वो उनकी सॉवरेनिटी में, यानी संप्रभुता में उनके दिक्कत कर रहे हैं। मतलब उनके रहन सहन, खान पीन, कल्चरल हर जगह पे वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। तो जैसे ही अंग्रेज आते हैं, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने फॉरेस्ट का पूरा कानून ला दिया था, जिसकी वजह से काफी झूम खेती वालों को बाहर जाना पड़ गया था। तो इससे क्या हुआ था? उनकी नॉर्मल लाइवलीहुड बहुत इफेक्ट हो गई थी, उनकी नॉर्मल जो जीविका है बहुत इफेक्ट हो गई थी। तो वो इनके ऊपर एक बहुत बड़ा हस्तक्षेप था। फिर बहुत ढेर सारे जो व्यापारी गण आके लोन देने लगे थे ट्राइबल ग्रुप्स को, वो भी एक दिक्कत वाली बात थी उनके लिए, क्योंकि भारी भारी लोन दे देते थे और लोन वो जो है चुकाने में असमर्थ थे बेचारे। तो जिसकी वजह से वो जीवन भर उनके लोन पे ही आश्रित रह जाते थे। ये दूसरी दिक्कत आती थी। तो इस तरह से ये बाहरी लोगों पे बहुत चिढ़ने लगे थे, जैसा कि चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने बताया था। और वो बाहरी लोग कौन थे? यही मनी लेंडर्स, यही ब्रिटिशर्स, और यही जो हमारे लोग थे जो उनके ऊपर शासन करने की कोशिश करते थे, जैसे महाजन हो गए। ठीक है, तो इसी संदर्भ में ये विद्रोह आया। अब जिस तरह ये चारों विद्रोह आए, इसी तरह का एक विद्रोह बिरसा जी ने भी लाया, बिरसा मुंडा ने, जिसे मुंडा विद्रोह के भी नाम से कहा गया। हालांकि आपके चैप्टर में ऐसा नहीं है, लेकिन आप इस चीज को जान लीजिए कि मुंडा विद्रोह भी इन्होंने ही लाया था। तो हम लोग सबसे पहले बिरसा की जीवनी के बारे में पढ़ते हैं।
तो बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो गोहोंडा में हुआ था, झारखंड में। ये याद करने वाली बात है, ठीक है। बिरसा मुंडा जो कि हम चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ते हैं, वो उन्हीं की बात हो रही है। इनका जन्म कहां हुआ था? गोहोंडा में, झारखंड में हुआ था। और कब हुआ था? बॉर्न इन द मिड 1870s। इसका मतलब क्या हुआ कि 1870 के मध्य में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। इनके जो पिताजी थे वो चरवाहे थे और वो आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उनको बाहर जाके काम करना पड़ा। तो बिरसा बचपन से ही बहुत ही आनंदपूर्ण जीवन जी रहे थे। वो अपना जंगलों में घूमते थे, फ्लूट बजाते थे और अखाड़ों में नाचते थे, यही सब करते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, उन्होंने कई बार ये देखा कि जो मुंडा लोग हैं उन्होंने छोटे मोटे विद्रोह भी किए दीकुओं के खिलाफ। वो लोग जो उनके जमीन पे आके और अपनी मनमानी करना चाहते थे, यानी बेसिकली ब्रिटिशर्स थे। और कौन थे? और महाजन लोग थे जो कि उनकी जमीन में आके अपनी मनमानी करने लगते थे। बिरसा ने आसपास के समुदाय लोगों को भी ये देखा कि वो लोग उस एज की बात करते हैं, उस युग की बात करते हैं जिस युग में वो दीकुओं से एकदम स्वतंत्र रहेंगे, यानी उनकी सॉवरेनिटी और या उनकी सत्ता में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो वो इस युग की बात करते हैं और वो दीकू से फ्री होना चाहते थे। तो दीकू के बारे में मैंने आपको बताया था। दीकू का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो आदिवासी ग्रुप की लाइफ को किसी भी तरह इफेक्ट करे, उनके रहन सहन को इफेक्ट करे, उनके कल्चर को इफेक्ट करे या उनकी किसी भी चीज को वो इफेक्ट करे। वो कौन थे? वो दीकू थे, ठीक है ना, फॉरेनर बेसिकली। तो बिरसा वेंट टू मिशनरी स्कूल। तो बिरसा कब गए? बिरसा जब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो वो मिशनरी स्कूल में गए। क्यों? क्योंकि ये वो समय था जब अंग्रेज लोग भारतवर्ष में आके क्रिश्चियन में कन्वर्ट करते जा रहे थे लोगों को, ठीक है। तो बिरसा को भी मिशनरी स्कूल में जब ये गए तो वहां पे अंग्रेजों ने इनका ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम्हें गोल्डन एज चाहिए, तुम्हें स्वर्ण युग चाहिए, तो स्वर्ण युग पाने के लिए तुमको क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। तो ऐसा उनको वहां बताया गया। फिर इन्होंने थोड़े समय बाद वैष्णव धर्म के प्रचारक से इनकी मुलाकात हुई और वहां उनसे मिलने के बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी वैष्णव धर्म का धारण किया। अब वैष्णव धर्म का मतलब क्या हुआ? वो लोग जो विष्णु भगवान जी को मानते हैं या उनकी पूजा करते हैं। तो बिरसा ने जब वैष्णव धर्म धारण किया तो इन्होंने भी जनेऊ धारण किया और ये बेसिकली दो चीजों पे इन्होंने फोकस किया। किस चीज पे? शुद्धता पे और दया पे। इन दो चीजों पे इन्होंने फोकस किया वैष्णव धर्म को ज्वाइन करने के बाद। तो हो क्या रहा है? हम धीरे धीरे ये सीख रहे हैं कि बिरसा मुंडा क्या है। धीरे धीरे जब बड़े हो रहे थे तो उनको इंस्पिरेशन आसपास के समूह लोगों से मिलता जा रहा था कि देखो भाई, दीकू लोग आके हमारी लाइफ को कितना इफेक्ट कर दिया है। पहले हम लोग कितना फ्री रहते थे, अपने से एग्रीकल्चर करते थे, अपनी जमीन होती थी, किसी का कोई रोक टोक नहीं होता था, जब जो चाहे वो कर सकता था। लेकिन अभी क्या है? अभी हम लोग को हर चीज पूछ के करना पड़ेगा। कितना क्रॉप हमको बोना है, कितना लगान देना है, मनी लेंडर्स के कर्जे पूरे करने हैं, इन सब चीजों से एकदम परेशान हो चुके थे सबके सब लोग। तो इसीलिए बिरसा मुंडा क्या किए? इन्होंने धीरे धीरे इन्होंने सोचा कि चलो अब हम क्या करते हैं, अपनी ट्राइबल सोसाइटी को, अपने आदिवासी समूह को हम रिफॉर्म करते हैं। इनको फिर से हम बुलाते हैं और इन लोगों को बताते हैं कि क्या क्या चीजें अब हम लोगों को करनी है। और उस गोल्डन युग को पाने के लिए अब हम लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप बना के इसका विद्रोह करते हैं, ठीक है। बेसिकली मुंडा आंदोलन की बात हो रही है यहाँ पे। तो धीरे धीरे जब ये रिफॉर्म करते हैं तो ये क्या करते हैं? ये उन लोगों को बताते हैं कि देखो भाई, आप लोग क्या करो, आप लोग गिव अप करो क्या? ड्रिंकिंग लेकर, मतलब कि शराब पीना आप बंद करो, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या करो? अपने गांव को आप साफ सुथरा रखो। तीसरी चीज क्या करो? आप जो है विचक्राफ्ट में बिलीव करना बंद करो, मतलब डायन में बिलीव करना बंद करो या जादू टोने में आप बिलीव करना बंद करो। तो बिरसा ने इस तरह की प्रीचिंग, इस तरह की प्रेरणा लोगों को जा जाके देने लगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और 1895 में इन्होंने एक अपना मूवमेंट लाया। उस मूवमेंट में क्या था? इनका बेसिकली एम ये था कि ये चाहते थे कि जो भी दीकू हैं, जिन्होंने भी इनकी लाइफ को इफेक्ट कर रखा है, सारे ट्राइबल ग्रुप्स को, तो ये उन लोगों को अपनी जमीन से खदेड़ देना चाहते थे और मुंडा साम्राज्य को स्थापित करना चाहते थे, जिसके हेड होंगे बिरसा मुंडा। तो इसी संदर्भ में ये और वो दीकू लोग कौन कौन होते थे? दीकू लोग बेसिकली ब्रिटिशर्स थे, महाजन थे या हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे, जो कि आके इनको इफेक्ट कर रखा था, जिन्होंने
तो उनको ये बाहर खदेड़ देना चाहते थे और अपनी एक फ्री लाइफ जीना चाहते थे, जैसा कि ये पहले ऐसा कर रहे थे। तो जब ये काम वो कर रहे थे तो अब आप समझ ही रहे होंगे कि जब ऐसा कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स को तो ये अच्छा लगेगा नहीं। तो ब्रिटिशर्स ने इनके रिवोल्ट को देखते हुए इनको अरेस्ट कर लिया 1895 में और 2 साल की सजा सुना दी कि भाई अब तुम 2 साल के लिए जेल हो गई इनको। 2 साल बाद जब बिरसा 1897 में आए तो इन्होंने फिर से अपने आंदोलन को एक जोर दिया और फिर से बहुत अच्छी तरह से आंदोलन किया। फिर थोड़े समय बाद 1900 में बिरसा जी की मृत्यु हो जाती है, हैजे से यानी कॉलेरा से इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका आंदोलन वहीं पे ठंडा पड़ जाता है या रुक जाता है। तो ये आंदोलन भले ही खत्म हो गया था, लेकिन इस आंदोलन से 2 अचीवमेंट हो गई थी। पहली अचीवमेंट तो ये हुई थी कि जितने भी औपनिवेशिक ताकत थे यानी ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने दीकुओं को लॉ बनाने से, मतलब ट्राइबल ग्रुप्स के लिए लॉ बनाने के लिए एक रोक दे दिया। मतलब कि अब वो उनको रुकना पड़ा, अब वो लॉ नहीं बना सकते थे आगे। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज वो ये हुई कि अब वो ये दिखा दिए कि ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर भी कैपेसिटी है, आदिवासी भाइयों के अंदर भी कैपेसिटी है कि वो उनके ऊपर अगर कोई अत्याचार करे तो वो अपने गुस्से को जाहिर कर सके और उनको खदेड़ने की वो कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें सीखी गई इस आंदोलन द्वारा। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। द ब्रिटिश डिस्क्राइब द ट्राइबल पीपल एज, तो ब्रिटिशर्स जो थे वो ट्राइबल पीपल को यानी कि आदिवासी ग्रुप को क्या बुलाते थे? वो सैवेज बुलाते थे, जंगली बुलाते थे। आपकी किताब में है, मैं पढ़ा चुका हूं। द मेथड ऑफ सोइंग सीड इन झूम कल्टीवेशन इज नोन एज ब्रॉडकास्ट। एक्चुअली अंग्रेजी में तो दिया गया है ब्रॉडकास्ट, हिंदी में नहीं दिया गया है। तो ये सवाल तो ये है कुछ कि झूम खेती करने वाले किस तरह से अपने सीड्स को सो करते थे, किस तरह से बुआई करते थे। तो वो बेसिकली स्प्रिंकल करते थे, सीड्स को लेके फेंक देते थे जमीन पे, तो उसी तरह वो बुआई करते थे। तो यहाँ पे टर्म है ब्रॉडकास्ट, तो ये आप याद रख सकते हैं। द ट्राइबल चीफ्स गॉट डैश टाइटल्स इन सेंट्रल इंडिया अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट। तो ट्राइबल चीफ्स को क्या मिलता था? लैंड टाइटल्स मिलता था। ट्राइबल चीफ्स याद करिए, जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, तो उनको क्या दे दिया गया था? जमीन दे दी गई थी, थोड़ी थोड़ी जमीन। जब मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जमींदार की तरह ही उनको जमीन दे दी जाती थी, तो उन्हें लैंड के टाइटल्स मिल गए थे। ट्राइबल्स वेंट टू वर्क इन द डैश ऑफ असम एंड द डैश इन बिहार। तो ये आपका हो जाएगा टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड द कोल माइंस इन बिहार। ये मैं बता चुका हूं आपको पिछले वीडियो में। एक बार हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए, उसमें आपको बढ़िया से बताया मैंने। अब ट्रू एंड फॉल्स पे आते हैं। जूम कल्टीवेटर्स प्लो द लैंड एंड सो सीड्स। तो क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। वो ब्रॉडकास्ट करते हैं, वो क्या करते हैं? सीड्स को स्प्रिंकल कर देते थे और क्या करते थे? ऊपर से जो पेड़ रहता था उसके कुछ पोर्शन को काट देते थे ताकि वहां से धूप नीचे आए, और घासों को काट के उसको जला देते थे और वही घास को वो कर देते थे। तो बेसिकली प्लोर यूज नहीं करते थे, वो क्या करते थे? एक्स लेते थे और फावड़ा लेते थे, जिससे कि वो अपनी कल्टीवेशन करते थे। कुकून्स वर बॉट फ्रॉम द संथाल्स एंड सोल्ड बाय द ट्रेडर्स एट 5 times द परचेज प्राइस। मैंने याद करिए बता रखा है, ये भी 3 से 4 रुपए में खरीदते थे और 15 से 20 रुपए में बेच देते थे। बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स टू प्यूरिफाई देमसेल्व्स, गिविंग अप ड्रिंकिंग लिकर एंड स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट एंड सॉसरी। तो ये तो पॉइंट आपको मैंने यहाँ लिखवा चुका हूं, तो ये तो साफ साफ है, डायरेक्ट है कि हाँ, बिरसा ने अपने फॉलोअर्स को क्या कहा था कि आप शराब या मदिरा का सेवन करना बंद कर दीजिए और क्या करिए, आप डायन में और जादू टोना में बिलीव मत करिए। ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्रिटिश उनकी वे ऑफ लाइफ को तो प्रिजर्व करना नहीं चाहते थे, वो तो फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना चाहते थे। व्हाट प्रॉब्लम्स डिड शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स फेस अंडर ब्रिटिश रूल। तो अब इस आंसर को आप अपने से लिखेगा, मैं समझा देता हूं, पहले भी समझाया था, दोबारा समझा देता हूं। जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे यानी कि जो झूम खेती करने वाले थे, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी ब्रिटिश एरा में। तो कुछ प्रॉब्लम्स तो उनको पहले से ही होती थी, जैसे कि उनको जो सॉइल मिलता था वो फर्टाइल नहीं होता था, धूप पड़ती रहती थी, पानी ज्यादा होता नहीं था, स्कार्स होता था।
तो वैसे ही प्लो करने के लिए कुछ नहीं था, स्प्रिंकल करके थोड़ा बहुत जो खेती कर लेते थे वो। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद क्या हुआ, उन्होंने रिफॉर्म्स लाए। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट ला दिया। फॉरेस्ट एक्ट से क्या हो गया कि अब वो झूम खेती कर नहीं सकते थे, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई थी और इसकी वजह से वो फॉरेस्ट में रह नहीं सकते थे और वो फोर्स्ड हो गए कि वो बाहर जाके कुछ नौकरी वोकरी करें, छोटी मोटी नौकरी करें या किसी से कर्जा वर्जा लेके कोई दूसरे काम करें। हाउ डिड द पावर ऑफ ट्राइबल चीफ चेंज अंडर कॉलोनियल रूल? मैंने दूसरे वीडियो में आपको बता रखा है, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि 3 चीजें थी। पहली कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पीपल थे, तो इंपॉर्टेंट होने के बाद तो अब उनका इंपॉर्टेंस एकदम खत्म हो गया था। दूसरी, वो इकोनॉमिक सेंटर थे, मतलब कि वो पूरा इकोनॉमी वही संभालते थे। लेकिन अब कौन संभालता था, अब ब्रिटिशर्स संभालते थे। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको छोटा सा पार्ट ऑफ लैंड दे दिया और लैंड देने के बाद उनको क्या कहा कि भाई अब जो है तुम इसी में लगान वसूली करो और हमें दो। और तीसरा क्या था कि उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चली गई थी। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट है, ये आप इसको लिख सकते हो। What accounts for the anger of the tribal against the Dikus? तो किस बात पे दीकू पे ज्यादा गुस्सा आया ट्राइबल्स को? तो जो उनके लॉज लाए गए थे। पहला लॉ तो आप जानती है, फॉरेस्ट लॉ लाया गया था, जिसकी वजह से उनको बेघर कर दिया गया। फॉरेस्ट ही उनका घर था, वहीं पे उनको खाना पीना मिलता था, वहीं पे उनकी जीविका थी, सब कुछ तो खत्म कर दिया उन लोगों ने उसी से। What was Birsa's vision of golden age? Why do you think such a vision appealed to the people of the region? तो क्यों ऐसा लगता था? गोल्डन एज का मतलब क्या था? बेसिकली फ्री फ्रॉम दीकू। दीकू का मतलब आपको बता चुका हूं, 50,000 फॉरेनर्स, फ्री फ्रॉम फॉरेनर्स, जो भी बाहरी लोग हैं, चाहे वो मनी लेंडर है, चाहे वो आपके ब्रिटिशर्स हैं, और चाहे वो आपके ये हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, जो उनका जमीन कब्जा कर लिया, जिन्होंने उनको अपने कब्जे में रखा, वही उन्हीं से ये फ्री कराना चाहते थे और बेसिकली संप्रभु होना चाहते थे। किसी और का नियंत्रण उनके ऊपर ना हो, वो ऐसा चाहते थे। और इसी विजन को बिरसा ने किसको दिया था? अपने जितने भी ट्राइबल ग्रुप्स के मेंबर्स हैं उनको दिया था। अब क्वेश्चन 7 और 8 ये आप अपने से करिएगा। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में 7 और 8 का आंसर लिखिएगा और मैं डेफिनेटली उसमें आपको देख के फीडबैक दूंगा। और आज का सेशन सफल बनाने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।